All right, welcome guys. Welcome to the very first lecture, okay, of your prelims preparatory program. तो क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी जो है, ओके, उसको हम लोग देखने वाले हैं आज। आज का जो डे है, दैट विल बी डेडिकेटेड फॉर कंप्लीटिंग क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, ओके। और बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी इसमें विच विल बी रेलेवेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ओके। आप में से कुछ लोग जो हैं दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी बिकॉज थोड़ा आपको बेसिक लगेगा, लेकिन आई हाईली हाईली रिकमेंड दैट यू गाइस सिट डाउन और इसको जैसे बचपन में दवाई नहीं खाते थे, कड़वी दवाई, उसकी तरह खा जाओ। बिकॉज एक पूरा कोर्स करना जरूरी है। आपको आता है, अच्छी बात है, ओके, आपको बेसिक लग रहा है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन प्लीज बैठ के एटलीस्ट सुन लो व्हाट आई हैव टू से, ओके। और जिनका जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो तो प्लीज सुनेंगे। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा, तो उसमें टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से बांटा गया है, ओके। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं प्रोडक्शन को बांटने का, ऑलराइट। उसको बांटने की तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन divide production, but here we have divided it in the agricultural and non-agricultural production, okay. So what does agricultural production entail? It involves cultivating land and rearing animals for food and raw materials, okay. It includes what? Crop production, horticulture, livestock rearing, fishery and forestry. आपको मैं एक चीज बता देता हूं, इन द नेक्स्ट मंथ, विद इन 30 डेज इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे की रीडिंग करने बैठेंगे, जब आप इकोनॉमिक सर्वे की रीडिंग करने बैठेंगे, प्लीज लुक इनटू द नंबर्स ऑफ what was the crop production number, what was the horticulture number, livestock rearing, animal husbandry का नंबर क्या है, फिशरी का नंबर क्या है, ओके। तो इससे क्या होगा, ऑलराइट, दीज आर इंपॉर्टेंट स्टैट्स, ओके। यहां पर यूपीएससी जो है वो आपको बिल्कुल पूछ सकती है इंडिया का नंबर क्या है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट या फर्स्ट द लार्जेस्ट मरीन एक्सपोर्टिंग कंट्री। व्हाट इज इंडियाज नंबर, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन, ऑलराइट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं विच विल बी फीचरिंग इन द इकोनॉमिक सर्वे। उसके साथ साथ क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे एग्री प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस होता है, हम देखते हैं। सॉइल क्वालिटी, यस। क्लाइमेट, क्लाइमेट उसमें क्या होता है इंडिया का, स्पेशली अगर आप देखो, विच इज दी क्लाइमेट या विच इज द वेदर फेनोमेना, which is the climate या weather phenomena which influences India's agriculture the most? And the answer would be monsoon, okay. Monsoon is the, yes, we are a monsoon dependent country. तो आप अगर देखोगे तो initially during the month of April and May, the IMD, the Indian Meteorological Department, it comes with its analysis, इस साल मॉनसून कैसा रहेगा। वाई आर वी सो ऑब्सेस्ड? देखो, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया वुड हैव बीन अ बैरन प्लेस, इंडिया वुड हैव बीन अ बैरन प्लेस इफ नॉट फॉर दिस मॉनसून। मॉनसून जो है, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स, उसको ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स माना जाता है, जिसके वजह से इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री में, एक एग्रीकल्चरल सुपर पावर में कन्वर्ट हो पाया, ओके। देन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये आया था क्वेश्चन 2015 प्रीलिम्स में। क्वेश्चन क्या था कि वुडन प्लाउ को हमने रिप्लेस कर दिया स्टील के प्लाउ से, तो विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज, ओके। तो ये भी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। अब हम आ जाते हैं नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। अभी हमने बात की एक टाइप के प्रोडक्शन की, दैट वाज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन।
नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या आ गया? ये आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। ओके, अभी इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रियल सेक्टर। ओके, लेकिन यहां पर हमने क्या बोला कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को हमने कैसे बांटा है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी। ओके, और 2022 के प्रीलिम्स में, बहुत ध्यान से सुनना, 2022 के प्रीलिम्स में रियल और फिनेंशियल, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है अलग अलग टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उसमें से एक तो आपका जो ट्रेडिशनल वे है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड करना, और दूसरा क्या है? रियल और फिनेंशियल में, जिसको हम लोग लास्ट में एज अ प्रीवियस ईयर कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये देखो हाउ डज दिस वर्क। प्राइमरी सेक्टर जो है ये बेसिकली इंटेल्स द रॉ विद द रॉ मटेरियल्स। ओके, जो रॉ मटेरियल का जनरेशन होता है, ओके, क्रॉप्स आपने जनरेट किया, आपने कहीं पे जाके खुदाई की, ऑलराइट, आपने हॉर्टिकल्चर किया, आपने लाइफ स्टॉक रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री किया, ऑल ऑफ देम विल कम इन द प्राइमरी सेक्टर। यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, यहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसको जब हमने प्रोसेस किया और उससे हमने फिनिश्ड गुड्स बनाने की कोशिश की, इट बिकम्स द सेकेंडरी सेक्टर। और जब यहां पर सेकेंडरी सेक्टर में जब बन गया फिनिश गुड्स, तो उसको सपोर्ट करने के लिए देयर विल बी अ टर्शरी सेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्विस सेक्टर के। ओके, हम इसको सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, जिसमें बैंकिंग, हॉस्पिटल्स, ओके, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ऑफिस जॉब्स बेसिकली। ओके, आईटी जॉब्स, ये कहाँ आ जाएगा? ये सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। यहां पर हमने क्या दूसरा किया हुआ है? प्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे बाय द वे, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमने बात कर दी। अब नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसमें क्या क्या है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ओके, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। तो यहां पर क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हमने प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात की, और यहां पर हमने क्या बात की? सेकेंडरी प्लस टर्शियरी। ओके, बिकॉज दिस सर्विस सेक्टर विल बी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, बाय द वे दिस इज ऑल क्लास 9th एनसीईआरटी। ओके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसी से है। क्या क्या है की एस्पेक्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सर्विस सेक्टर जो है उसमें क्या क्या आ जाता है आपका? आईटी, जो टीसीएस, इंफोसिस, ये सारी चीजें, बैंकिंग, एसबीआई, ये सारे जो बैंक्स होते हैं वो भी किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को। ऑलवेज रिमेंबर टर्शियरी सेक्टर का जो है सपोर्टिंग रोल होता है, वो क्या करता है? वो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को। ओके, इंडिया में इसीलिए प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम है क्या? इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि हम सेकेंडरी सेक्टर, हम सपोर्टिंग, सॉरी सेकेंडरी बोल रहा हूं, सर्विस सेक्टर, सपोर्टिंग सेक्टर पे अपनी जो जीडीपी है उसको डिपेंडेंट बनाए हुए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। हमारी जो जीडीपी है, ओके, वो अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पा रही। ओके, अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। एवरीबडी नोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, यस, टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये रॉ मटेरियल है। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, यस, एंटरप्रेन्योरशिप कैन आल्सो बी आज के डेट में। एंटरप्रेन्योरशिप, यहां पर एक चीज समझना,
कि ये जो लैंड लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी है उसको साथ लेके आता है एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन करता क्या है, लैंड लेबर कैपिटल और टेक को साथ लेके जो आता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यहां एक बात समझो, दीज आर दी रॉ मटेरियल्स। आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, यू नीड लैंड, यू नीड लेबर, यू नीड कैपिटल एंड यू नीड टेक्नोलॉजी। ओके, इसका ऑगमेंटेशन और इसका ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी नेसेसरी। जब तक इसका हम ऑगमेंटेशन नहीं करेंगे, इसका हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट रीच ideal production levels and we cannot reach good production level which is going to help pull the people, pull the population out of poverty. Okay, तो लैंड होता क्या है इकोनॉमिक्स में? अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स में हम देखें तो ये लैंड refers to all natural resources available from the environment that are used in the production. लैंड का सिर्फ लैंड का सिर्फ वो मतलब नहीं है पार्सल ऑफ लैंड जिसपे, पार्सल ऑफ लैंड, पार्सल ऑफ लैंड जिसपे आप फैक्ट्री लगा रहे हैं। इट ऑल्सो मीन्स द फॉरेस्ट जहां पर आपको मिनरल्स मिल रहा है। इट ऑल्सो मीन्स द रिवर्स जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट ऑल्सो इट ऑल्सो मीन्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस विच इज फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन। जैसे हमने देखा, मॉनसून मेक्स इंडिया फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसका जो है सस्टेनेबल यूज हमें करना है, बिकॉज यहां पर एक चीज है, लैंड जो है इट्स अ फाइनाइट रिसोर्स। वी हैव गॉट वन अर्थ, एक अर्थ है हमारे पास, है ना। लैंड है क्या? लैंड इज अ फाइनाइट रिसोर्स। वो आपके पास एग्जॉस्टिबल मोड में है। यस, करेक्ट। यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी आप अगर देखेंगे तो वहां पर भी लैंड जो है उसका कंजर्वेशन के बारे में आपको बताया हुआ है। देन चैलेंजेस क्या क्या है? ओवर यूज, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एंड पोल्यूशन। इसके वजह से लैंड जो है, लैंड डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। और उससे क्या होता है? देयर इज अ लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। आपका अगर सपोज आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करना है, एक बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगर आपको करना है, यू वांट टू डू एग्री प्रोडक्शन, और आपका जो लैंड है इट हैज लॉस्ट इट्स मिनरल वेल्थ बिकॉज ऑफ ओवर यूज, बिकॉज ऑफ पुअर यूज। आपने फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डाल दिया, उसके वजह से लैंड जो है इट इज नॉट एबल टू रीजेनरेट इटसेल्फ आफ्टर अ क्रॉप साइकिल। यस, यस, पंजाब में हमने देखने को मिला आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। आप अगर 9th का चैप्टर पढ़ोगे, ये जो चैप्टर है उसमें आप देखोगे कि दे हैव टॉक्ड अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, और कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट में, ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट में पंजाब का सबसे पहले तो वाटर टेबल नीचे गया है, और दूसरा जो एग्री लैंड है इट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इट इज नॉट एबल टू रीजेनरेट, इट इज नॉट एबल टू रीजेनरेट इटसेल्फ। क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू पुट अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर इन द लैंड, जो नेचुरल टेंडेंसीज होती है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट रीजनरेशन की, दैट गेट्स डिस्टॉर्टेड। यस, सैलिनेशन ऑफ लैंड। और ये क्वेश्चन था, इफ यू गाइज रिमेंबर इन प्रीलिम्स, CGWA वाला क्वेश्चन याद है? 36%, इंडिया में जो 36% वाला था, देयर वाज दिस क्वेश्चन, क्या था कि इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन ग्राउंड वाटर यूज। यस, एंड दैट वाज अ ट्रू स्टेटमेंट। बहुत लोगों ने गलत किया था ये सोच के कि चाइना होगा, नहीं, एक्चुअली इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री। यस। और बाय द वे थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, CGWA वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहाँ आया था? 2020 का क्वेश्चन था। CGWA वाला क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन था, जिसमें बताया गया था कि इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन ग्राउंड वाटर यूज।
दूसरा चीज क्या हुआ, 2022 में क्वेश्चन सीजीडब्ल्यूए पे आ गया कि सीजीडब्ल्यूए कौन से एक्ट के अंदर बना था। समझ रहे हो हाउ थिंग्स वर्क इन यूपीएससी, हाउ थिंग्स वर्क इन यूपीएससी। आपको सीजीडब्ल्यूए के बिहाफ में एक स्टैटिस्टिक्स दिया गया था 2020 में, और उसके बाद 2022 के प्रीलिम्स में तुरंत सीजीडब्ल्यूए से उन्होंने क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। सो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है दैट आप उसको बस करेक्ट आंसर समझ के आगे बढ़ जाओगे। ओके आपको हर फैक्ट उसको उठा के और उस पे नोट्स बनाने होंगे। यू हैव टू विजिट द विकिपीडिया पेज, यू हैव टू विजिट द रिसेंट न्यूज रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट। इतना तो आपको मेहनत करनी है। ओके अब हम आ जाते हैं लैंड रिफॉर्म पे। लैंड रिफॉर्म जो है ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा बात कर। ओके सो लैंड रिफॉर्म जो है वो बहुत क्रूशियल था। लैंड रिफॉर्म क्रूशियल क्यों था, मैंने डिस्कस किया था लैंड रिफॉर्म्स की ही क्लास में। जीएस 3 में होता क्या था कि लैंड वाज कॉन्सेंट्रेटेड in the hands of many, sorry, in the hands of few. It was concentrated in the hand of few, which led, okay, which led to concentration of resources, and which led to an attitude जिसमें there was no way in which the people who had concentrated the land in their hands were ready to put any kind of investments into the land. अब एग्जाम्पल के लिए सपोज देर इज अ जमींदार इन अ विलेज, और जमींदार के पास 99% लैंड है, 99% लैंड है विलेज का, और वो उसको फर्क नहीं पड़ता इफ 75% ऑफ द लैंड इज ओनली यूटिलाइज्ड। रेस्ट जो लैंड है, रेस्ट जो 25% लैंड है वो खाली भी रहे उसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज एबल टू मेंटेन हिज लाइफस्टाइल विद द 75%। लेकिन जो टोटल इकोनॉमी है, टोटल जो इकोनॉमी है, इट इज सफरिंग बिकॉज दैट लैंडलॉर्ड और दैट जमींदार he is not ready, okay, to utilize that 25%. Do you understand what I'm saying? What I'm saying here is, suppose in a village there is a zamindar who has 100 acres of land, and this is the entire land in the village. बहुत बार ऐसा भी होता था कि पूरे के पूरे विलेज का जो लैंड है वो जमींदार ओन करता था। अब 100 एकर्स में से 75 एकर्स पे खेती हो रही है, एग्रीकल्चर इज गोइंग ऑन 75 एकर्स, वेयर एज 25 एकर्स जो है इट इज लाइंग बैरन। but the but the landlord, he will not care because he is able to get enough cash from that 75 acre production. लेकिन यहां पर क्या हुआ, 25 एकड़ का जो प्रोडक्शन है वो बैरन रहा, उसको फर्क नहीं पड़ता है। बट दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल टू दी ओवरऑल जीडीपी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। इसीलिए लैंड रिफॉर्म में द गवर्नमेंट टुक्स दीज 100 एकर्स और इसको 100 पीजेंट्स में या 100 टीनेंट्स में, 100 लैंडलेस लेबर्स में डिवाइड कर दिया। नाउ द इंटायर 100 एकर्स was under agriculture, was under cultivation. तो हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ ये कि पहले 25 एकड़ was not under optimum cultivation, लेकिन अब जो इंटायर विलेज का जो लैंड है वहां पर आपको खेती होते हुए दिख रही है। You can see the cultivation happening. So do you understand how land reforms work? Land reform basically it helps in increasing the amount of production, it helps in optimizing the production। ठीक है, अब यहां आज आते हैं लेबर पे। लेबर इज ऑल्सो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर क्या है, लेबर होता क्या है, इट रिफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट यूज्ड इन द प्रोडक्शन of goods and services,
इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड मेंटल वर्क डन बाय ह्यूमंस। यहां पर हम विमेन इशू पढ़ते हैं, जो GS1 में विमेन इशू पढ़ते हैं, तो उसमें एक हम पढ़ते हैं ना, अनपेड लेबर, दैट विमेन कमिट अप टू 5 ट्रिलियन और सम $6 ट्रिलियन वर्थ ऑफ अनपेड लेबर। उसमें होता है क्या, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों के लिए टिफिन बनाना सुबह में, घर का काम करना। ओके, अगर वर्किंग है, इफ द वुमेन इज वर्किंग, तो शी इज फेसिंग द डबल बर्डन ऑफ हाउस होल्ड एंड हर वर्क प्लेस। तो ये चीज है, लेबर जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और लेबर को ऑप्टिमाइज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेबर को ऑप्टिमाइज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका क्या आता है, फिजिकल, बोथ फिजिकल एंड मेंटल वर्क इज देयर। ओके, अब लेबर मार्केट का डायनेमिक्स कैसे काम करता है, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस, एजुकेशन लेवल्स, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक एडवांसमेंट। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है, डेमोग्राफिक चेंजेस में जैसे यंग कंट्रीज होते हैं। ओके, उसमें क्या हो जाता है, जिसमें 0 to 15 ईयर्स के बच्चे मेजोरिटी में रहते हैं। उसके बाद कौन सा कंट्री आता है, इंडिया जैसी कंट्री, जहां पर 15 से 59 ईयर्स वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहता है। देन एक ऐसा डेमोग्राफी आता है जहां पर ओके पीपल आर मिडिल एज्ड, जैसे चाइना में एवरेज एज 47 है। तो वहां पर क्या है, मेजोरिटी पीपल आर इन द 40 to 59 ईयर्स रेंज। एंड देन कंट्रीज विच आर ओल्डर, जैसे जापान, ओके, वहां पर जो एवरेज एज है वो 50 पार कर गया है। ओके, एंड इट हैज अ वेरी बिग इम्पैक्ट, इट हैज ए वेरी बिग इम्पैक्ट। आपको ये समझना जरूरी है, बिकॉज इट माइट बी कि यूपीएससी आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू लेबर डेमोग्राफिक्स चेक कर सकती है। ओके, अब यहां समझो कैसे, हाउ डज इट हैपन, कि डेमोग्राफी जो है इट डिक्टेट्स। तो 15 से 59 ईयर्स के बीच अगर आपका मेजोरिटी पॉपुलेशन है, इट मींस अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज एट पीक। इंडिया में क्या है, इंडिया में दिस इज द सिचुएशन, वी हैव abundant labor available, so much so that we are ready to export this labor to other countries। ये हमारा एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये हमारा एसेट भी है, लेबर। उसके बाद अगर आप देखो कंट्रीज जहां पर एवरेज एज 45 प्लस है, तो सबसे पहले ये थ्योरी होती है कि अगर आप एक सर्टेन एज के ऊपर हैं, तो आपका जो लेबर है उसका प्रोडक्टिविटी घट जाता है, लेबर प्रोडक्टिविटी गोज डाउन। और अगर आपका मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज 59 प्लस, तो 59 प्लस वाले लोगों को हम बोलते हैं दे आर पेंशनर्स। डजेंट मीन दे आर गेटिंग अ पेंशन, बट पेंशनर्स जो वर्ड होता है उससे हम सिग्निफाई करते हैं वैसे लोगों को, ओके, जो पेंशन ड्रॉ करते हैं, काम नहीं करते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं। तो जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इट इज अज्यूम्ड दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड। और अब जो है उनका जो एज था, जिस एज में वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, हार्ड लेबर कर सकते थे, दैट एज इज गॉन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफी चेंजेस, एजुकेशन लेवल इज ऑल्सो, स्किल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की डेमोग्राफी भले ऑप्टिमम है, एज में है, लेकिन आज के डेट में, इन टूडेज टाइम, पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट गुड स्किल्ड वर्कर्स। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनी। आयरनी कैसे है, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है वो इतना वीक है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू कर्स, डेमोग्राफिक कर्स। व्हाई, बिकॉज जो जो एवरेज एज है हमारा भले कम है, लेकिन पीपल
दे आर नॉट रेडी फॉर वर्कफोर्स। तो यहां पर क्या आ जाता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी 10 साल में, जितने भी 10 साल में स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेमोग्राफिक डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको स्कीम्स मिले हैं, उसको अच्छे से करके जाना है। बिकॉज 2023 प्रीलिम्स, it has shown us that UPSC is not going to shy away from asking old schemes, not only the schemes in news, but also the schemes which are launched maybe a decade back और आज के डेट में वो एक्टिव है। तो एक्टिव स्कीम्स भी हमें करके जाना है। ओके, अब यहां पर देखो, लेबर मार्केट का ट्रेंड की बात कर रहा है। तो जब एक इकोनॉमी पुअर होता है तो उसका मैक्सिमम लेबर कहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कैन यू टेल मी? एक इकोनॉमी बहुत पुअर है, सो उस समय, ओके, उस समय कहां पर कॉन्सेंट्रेट होगा? द आंसर इज एग्रीकल्चर। करेक्ट, एग्रीकल्चर में होगा। उसके बाद जब वो इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करने लगता है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने लगता है, द पीपल दे शिफ्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो पीक कर जाता है, एक सस्टेनेबल लेवल पे आ जाता है, तो पीपल दे शिफ्ट टू दी सर्विस सेक्टर। इंडिया इज द यूनिक कंट्री, इज द ओनली यूनिक कंट्री जहां पर हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल ना जाके हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए। प्लीज रिमेंबर, द सर्विस सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और सर्विस सेक्टर जो है, इट जनरेट्स द मेजॉरिटी जीडीपी एज पर द करंट ट्रेंड्स। ओके, all the countries, the natural course of an economy is going from agriculture to industrial sector and then to the service sector. But in India's case, because of certain conditions, because of the presence of democracy and a large English speaking population, we were able to leapfrog the industrial sector and we directly move to the service sector. Okay, देन एक और जो इशू है लेबर को प्लेग करता है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ओके, और क्या क्या है, और व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वी फेस? वी ऑल्सो फेस समथिंग कॉल्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या? व्हाट डज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस? इट मीन्स कि एक काम को करने के लिए अगर दो लोग की आवश्यकता है या दो लोग की जरूरत है, इफ यू रिक्वायर टू पीपल टू डू वन यूनिट ऑफ वर्क इन योर इकोनॉमी, देर आर 10 पीपल एम्प्लॉयड। और उससे होता क्या है? व्हाट कुड बी द ड्रॉबैक ऑफ दिस? अच्छी बात है ना, दो लोगों को, दो लोगों के जॉब को 10 लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। व्हाट कुड बी? यस, एक तो सबसे पहली बात प्रोडक्टिविटी, दूसरी प्रोडक्टिविटी लॉस, दूसरी स्टैग्नेशन ऑफ वेजेस। यस और नो? स्टैग्नेशन ऑफ वेजेस। हम मजाक करते हैं कि टीसीएस 3.25 लाख रुपीस देता है। 10 साल पहले भी 3.25 लाख रुपीस देता था, आज भी 3.25 लाख रुपीस देता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि टीसीएस जो है, इट इज हायरिंग 10 times the workforce that it was hiring 10 years back. Okay, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम, दैट इज एम्प्लॉयमेंट विद इनएडिक्वेट यूज ऑफ स्किल्स और लो वेजेस। पीएचडी आर अप्लाइंग फॉर सफाई कर्मचारी जॉब्स, एमटेक आर अप्लाइंग फॉर प्यून जॉब्स। ओके, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम। ओके, ये भी एक
बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? वी नीड पॉलिसीज फॉर जॉब क्रिएशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, देन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में उसमें 3 पिलर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स। आपका वर्कफोर्स अगर एजुकेटेड होगा तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, कॉम्प्लेक्स मशीनरी ऑपरेट कर पाएगा। इंडिया में अगर आप देखो पुअर पॉपुलेशन में हु इज नॉट लिटरेट, इलिटरेट जो पॉपुलेशन है उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा खराब है। देयर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, द अबिलिटी टू ऑपरेट हैवी मशीनरी। ओके, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है वो बड़ा उनका बेकार है। दूसरा चीज क्या है? कॉम्प्लेक्स मशीनरी अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सिखा तो आप सकते हो लेकिन ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इट इज ऑलवेज आइडियल कि एटलीस्ट 10वीं या 12वीं तक का एजुकेशन हो सके, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड सम कॉम्प्लेक्स नुआंसेस दैट द मशीन्स, जो आज का जो रियल टाइम मशीन्स है, आज का जो न्यू एज मशीन्स है, दे डिमांड। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्किलिंग इज वेरी नेसेसरी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था दैट इफ देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड इन अ बिल्डिंग, सिक्योरिटी गार्ड का काम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड भले स्ट्रेसफुल है लेकिन आप बैठ जाओ एक सीट पे, दैट्स इट, और पूछताछ करते रहो कहां से आए हो कहां जा रहे हो, दैट्स इट। लेकिन अगर इसी सिक्योरिटी गार्ड को मैं 3 महीने, 3 मंथ्स मोबाइल असेंबली ट्रेनिंग दे दूं कि कैसे मोबाइल को असेंबल करना है, ही विल बिकम अ वैल्यूएबल एसेट। और इसका जो सैलरी है 8,000 रुपए से, इट विल स्काई रॉकेट टू 25,000। तो स्किलिंग इज वेरी नेसेसरी, स्किलिंग इज वेरी नेसेसरी सबसे पहले वेजेस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद दूसरा प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में। फिर हेल्थ, अ हेल्दी पॉपुलेशन इज अ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। आपका पॉपुलेशन जो है, जैसे रशिया का एग्जांपल मैं देता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द मेन दे आर डाइंग एट द एज ऑफ 25, they are dying at the age of 30 from what? From cirrhosis. okay, लिवर खराब हो जाता है उनका अल्कोहलिज्म के वजह से। और दे आर डाइंग फ्रॉम सुसाइड बिकॉज इट्स अ कोल्ड कंट्री, इट्स अ डिप्रेसिंग कंट्री। तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर जो हैवी मशीनरी है उसको ऑपरेट करने के लिए रशिया में दे आर एक्सपोर्टिंग लेबर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सिंस द सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे ऑल्सो स्पीक रशियन। तो मॉस्को के जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहां पर उज्बेकी वर्कर्स, ताजिक वर्कर्स, किर्गिज वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब वो भी खत्म हो रहे हैं बिकॉज सेंट्रल एशिया का जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो भी अब 1 के अराउंड पहुंच गया है, 1 या 1.5 के अराउंड। तो नाउ दे आर आस्किंग इंडिया कि भाई इंडिया आपके पास बहुत सारे वर्कर्स है, क्या आप कुछ भेज सकते हैं हमें? एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग इशू फॉर एन इकोनॉमी कि आपके पास वर्कर्स नहीं है। ओके, जर्मनी, जर्मनी जो है इंडिया से बुचर मांग रही है। डू नो दिस न्यूज? जर्मनी हैज डिमांडेड बुचर्स फ्रॉम इंडिया बिकॉज जर्मनी में बुचर्स नहीं है। वहां पर जो बुचरिंग है, इट यूज टू बी अ ट्रेडिशनल जॉब। वहां का कुछ सर्टेन सरनेम्स होता है जर्मनी में, एंड वो बुचरिंग का काम करते थे, बट वो क्या कर रहे हैं अब? सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। दे वांट टू वर्क इन आईटी, दे वांट टू वर्क इन द टूरिज्म सेक्टर, दे वांट टू वर्क इन द हेल्थ केयर सेक्टर, दे डोंट वांट टू टेक अप द बुचरिंग जॉब। तो यहाँ इंडिया में दे जर्मन एम्बेसी जो है, इट हैज फ्लोटेड डिमांड फॉर बुचर्स इन जर्मन टू वर्क इन जर्मन शॉप्स। अब हम आ जाते हैं कैपिटल पे। कैपिटल जो है ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल जो है इट इंक्लूड्स ऑल मैन मेड रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या आता है? आपका मशीनरी आता है, बिल्डिंग्स आता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो इसमें कवर हो जाता है। ओके,
Financial capital involves fund used for investment such as savings, credits and investments. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेविंग से हमारा एक निकलता है कंसेप्ट हाउस होल्ड सेविंग्स रेट. ओके, दिस इज अ प्रीवियस ईयर थीम, इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. लेट अस टॉक अबाउट कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे आप फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए आप स्टॉक बिल्ड करते हैं, ताकि आप क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके. इन व्हाट? यू कैन इन्वेस्ट इन मशीनरीज, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. कैपिटल के थ्रू you are able to buy the other factors of production, that is labor. आपके पास कैपिटल है तो वर्कर्स हायर कर सकते हैं आप. आपके पास कैपिटल है तो लैंड खरीद सकते हैं, लीज कर सकते हैं. यू कैन बाई और लीज. अगर आपके पास कैपिटल है, यू कैन बाई दी टेक्नोलॉजी, यू कैन बाई दी मशीनरी. तो कैपिटल, yes, he is very correct. VS is very correct in saying capital forms the soul. Okay, it plays a vital role in economic growth. क्या? by increasing the production and efficiency. यहां पर अगर आप स्टार्टअप्स में देखो, एक ऐसा स्टार्टअप जिसके पास पैसे नहीं है, ओके, बूटस्ट्रैप्ड है, इट डज नॉट हैव एक्सेस टू कैपिटल, वो अपने से कर रहा है, जो कमा रहा है उसी के थ्रू अपना एक्सपेंशन कर रहा है. दैट इज वन स्टार्टअप. और दूसरा स्टार्टअप है जिसके पास एक्सेस टू लोन्स है, एक्सेस टू वीसी फंडिंग है. तो कौन सा बेटर रहेगा? अ बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप इन मेजॉरिटी केसेस, व्हिच विल बी बेटर? अ बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप जो कमा के इन्वेस्ट कर रहा है, इट इज इट इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एंड देन इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट्स. या एक ऐसा स्टार्टअप जिसके पास पहले से एक लार्ज पूल ऑफ मनी प्रेजेंट है. एंड द आंसर विल बी द सेकंड स्टार्टअप, जिसके पास लोन्स और वीसी मनी, कैपिटल एक्सेस इसको कहते हैं. जिसके पास कैपिटल एक्सेस होगा, ओके, वो जो है इट विल बी बेटर. एग्जांपल के तौर पे आप जोमैटो देख लो. अगर एक कोई ऐप है, इट इज ट्राइंग टू कम्पीट. मैंने एक ऐप बनाया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने एक ऐप बनाया और मैंने क्या किया, उसको जोमैटो से कंपीट करना चाहा. जोमैटो कैन आउट कंपीट मी, जोमैटो कैन किल मी इन द कॉम्पिटिशन, जोमैटो कैन अक्वायर मी, जोमैटो कैन मर्ज मी, बिकॉज इट हैज एक्सेस टू कैपिटल. तो कंपेटिटिव होने के लिए, यू रिक्वायर कैपिटल फॉर्मेशन एंड यू रिक्वायर एक्सेस टू कैपिटल. व्हेन China was growing in 1996, the Communist Party of China, it went to the banks, the Chinese bank, the Bank of China, and the other banks, and it said to the banks, open your vault for the entrepreneurs. जितने भी entrepreneurs हैं उनके लिए आप क्या करो, उनके लिए आप वॉल्ट खोल दो, उनको एक्सेस कम नहीं होना चाहिए. सेम चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला विथ इट्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक्सेस टू कैपिटल. एंड बाय द वे, दिस इज अ प्रीवियस ईयर थीम. उसके साथ एफडीआई, एफआईआई. एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एफआईआई क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. एफआईआई या एफपीआई, ओके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इससे क्या हो रहा है? इससे द कंपनी इज गेटिंग एक्सेस टू कैपिटल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम आ जाते हैं फाइनल चीज पे. तो रॉ मटेरियल हो गया, लैंड, लेबर, टेक एंड कैपिटल. वी हैव द रॉ मटेरियल. लेकिन जो मजिशियन उस सारे रॉ मटेरियल को मिला के खाना बनाएगा, उसका नाम है एंटरप्रेन्योर. एन एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन who initiate, manage and assume the risks of a business. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Why we are saying we don't require more government job aspirants, we require more entrepreneurs, because it is a risk taking business.
because they here you have to combine the land, labor and capital to produce goods or services. We require more risk takers. Why the Indian government has come up with the Startup India scheme, the incubation scheme? Why it has come up with the IBC 2016 एक्ट, जो इनका कोड है, सॉरी नॉट एक्ट, जो इनका कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का, उसमें आपको एक चीज पता रहेगा दैट दे हैव जो स्टार्टअप्स है उनके लिए दे हैव सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशंस. व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट इट वांट्स टू encourage रिस्क टेकर्स. एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इनोवेशन, risk taking and creation of new business ventures. Then ecosystem and government support is very important. You need mentorship because majority of these startups are run by first generation entrepreneurs. ऐसा नहीं है जैसे जो लाला जी की दुकान होती है, वहां पर जो उनका बच्चा होता है, लाला जी का जो बच्चा होता है, ही हैज दैट मेंटरशिप फ्रॉम हिज फादर. एंटरप्रेन्योर आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मदर एंटरप्रेन्योर है, आपके फादर एंटरप्रेन्योर है. ओके, तो वहां पर क्या होगा? मेंटरशिप हम देखेंगे ऑटोमेटिकली अवेलेबल है. कैपिटल इज ऑल्सो अवेलेबल. इंक्यूबेशन आपके फैमिली में हो रहा है. लेकिन व्हाट अबाउट द फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप पीपल, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, डॉक्टर्स थे, जिनके पेरेंट्स बैंकर्स थे? उस समय क्या होगा? ओके, तो उसके लिए सरकार आ रही है. इसको क्या बोलते हैं? इस सपोर्ट को क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? विच इज द एक्चुअल वर्ड? मैंने बहुत बार डिस्कस किया इसको क्लास में, मैंने मेंस के लेक्चर्स में भी मैंने बताया था. देयर एंजल, नॉट एग्जैक्टली, जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसको हम बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग. जो सरकार है एक रोल अज्यूम कर रहा है, उसका नाम है ग्रैंड फादरिंग. इट वांट्स टू बिकम योर ग्रैंडफादर, क्योंकि आपके पेरेंट्स दे आर नॉट एबल टू हेल्प यू इन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी फॉर some certain reason. Maybe they do not have the capital, maybe they do not have the skills, maybe they do not have the expertise. तो वहां पर सरकार आपका ग्रैंडफादर या गॉडफादर बन के आएगा और आपको स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस टाइप के स्कीम्स लेके आ रहा है. मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन सेंटर्स, ये सब खोल रहा है. ओके, टेक्नोलॉजी की रोल क्या क्या होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो क्या क्या होता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी? तो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है टेक्नोलॉजी का. आप फॉर एग्जाम्पल आप एक 20,000 के लैपटॉप से काम कर रहे हैं, उसमें बहुत पुराना पेंटियम का चिप लगा हुआ है, और उससे आप अपना बिजनेस रन करने की कोशिश कर रहे हैं. आपने फिर इन्वेस्टमेंट किया, एक अच्छा टेक्नोलॉजी लाया, आपने मैकबुक खरीद लिया. अब बताओ विच विल बी बेटर, अ 90,000 मैकबुक और अ 20,000 ओल्ड पेंटियम लैपटॉप? किससे आपका जो बिजनेस है वो बेटर चलेगा? द मैकबुक. यही होता है टेक्नोलॉजिकल ऑगमेंटेशन. आपने क्या किया? टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इनहांस की. आप हाथ से टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट का जो ढक्कन है, वो देखा है आपने? चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री करके एक मूवी आती थी, उसमें विली वोंका वाला. तो उसमें क्या था कि उसका जो फादर है, दे ही यूज्ड टू वर्क पुटिंग द कैप्स ऑन द टूथपेस्ट. लेकिन उसके फैक्ट्री ने क्या लाया? उसके फैक्ट्री ने एक आर्म, रोबोटिक आर्म के मदद से, एंड दे वेर क्लोजिंग द कैप्स. तो जो चार्ली का फादर है, ही वॉज क्लोजिंग 5 to 10 कैप्स पर मिनट. लेकिन जो रोबोटिक आर्म है, उसने 100 कैप्स क्लोज करना शुरू कर दिया. सो उससे क्या हुआ? वो जो फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो गई. ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन हेल्प करता है आपको क्या करने में? हायर आउटपुट लेने में, हायर आउटपुट लेने में और लेबर कॉस्ट को लो करने में. ओके, इंप्रूव टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सच एज GMO, such as advanced irrigation system and precision farming. क्या करता है? आपके यील्ड को और रिसोर्स यूज को
एफिशिएंट बनाता है। आप एक पीस ऑफ लैंड है 2 एकड़ का, वहां पर आप हाथ से प्लाउइंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने 15 डेज में किया, और वही चीज आपने कंबाइनर और आपने ट्रैक्टर यूज करके आपने क्या किया, उसको 3 दिन में कर दिया। सो नाउ यू कैन सेव 12 डेज, और आप क्या कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जो आपका साइड हसल है उस पर फोकस कर सकते हैं। नहीं तो आप हाथ से जोतते खेत को, इफ यू वुड हैव प्लाउड द फील्ड विथ योर हैंड्स, तो 15 दिन लगता, और 12 दिन का आपको जो एडवांटेज है वो आपको टेक से मिला। ओके, टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेशन से। ऑल राइट, ठीक है, आई होप एवरीबडी कैन हियर मी क्लियरली। एक बार बता दो। यस, ओके। सो हियर इज द थिंग, हियर इज द थिंग, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एंटीथेसिस है, एंटीथेटिकल है इंडियन केस में। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, बट अगर मैं सिंपल बात करूं, सिंपल एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो वहां पर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करता है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट लेबर है उसको भी ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। अब इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ओवर पॉपुलेशन की दिक्कत है। व्हेन दी essays on agriculture, on capital formation and essays on factors of production were being written, किसी ने नहीं सोचा था कि एक समय आएगा जब हमारे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 8-9 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लमैटिक, and this is a different problem altogether, which we will discuss later. Research and development, this is also very important. R&D is also very important. मैंने आपको बताया था कि जापान जो है, इट हैज ए $130 बिलियन फंड, जिसको वर्ल्ड में कोई भी एक्सेस कर सकता है। Not only Japanese scientists, but other countries' scientists, they can come to Japan and they can use this $130 बिलियन R&D fund. उसके पीछे का रीजन क्या है? What is the reason here? The reason is R&D से आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको आप सेल कर सकते हो मार्केट में, आपके बिजनेस का ग्रोथ ड्राइव कर सकता है, आप प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं, और जिसके थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम करेंगे। तो इसीलिए R&D जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे देखा जाता है, R&D को एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी देखा जाता है। जीडीपी में कितना परसेंट आपने इन्वेस्ट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इट इज वेरी हाई फॉर जापान, एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक जापान एंड चाइना, एंड इट इज वेरी लो फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। ओके, इंडिया के लिए इट इज लाइक आई थिंक 0.4-0.5% ऑफ द जीडीपी हम इन्वेस्ट करते हैं R&D पे। उससे क्या होता है, व्हाट आर वी मिसिंग? वी आर मिसिंग ओरिजिनल इनोवेशन, और ओरिजिनल इनोवेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो है उससे मिस कर रहे हैं, प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाने में मिस कर रहे हैं। आई विल टेल यू वन थिंग, आपको पता है कोल्ड वॉर, उसमें यूएसएसआर वर्सेस यूएस, जो कोल्ड वॉर था उसमें यूएसए कैसे जीता? यूएसए का जो प्रोडक्शन है, अगर आप मैं चार्ट बना के दिखाऊं, तो दोनों जो है ऑलमोस्ट सिमिलर वे में स्टार्ट किया था। यूएसए थोड़ा सा ऊपर था और यूएसएसआर भी ठीक ठाक पोजीशन पे था, बट यूएसएसआर स्टैग्नेंट हो गया और यूएसए जो है वो ऊपर चला गया। उसके पीछे का एक बड़ा रीजन था R&D। उसमें क्या किया था यूएसए ने कि जो भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनती थी यूएसए में यूएसएसआर को हराने के लिए, वो मिलिट्री टेक को ऑगमेंट करके अपने इंडस्ट्रीज को बेच देते थे, और इंडस्ट्रीज जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी को यूज करती थी
और उससे अपना जो प्रोडक्शन है उसको स्काई रॉकेट करती थी। वेयर एज यूएसएसआर में देयर वॉज अ स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन द मिलिट्री कॉम्प्लेक्स एंड द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और वहां पर साइंटिस्ट को, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे यूएसएसआर में, उनको स्ट्रिक्टली मना था कि किसी भी फैक्ट्री वर्कर से बात करना। और उससे क्या हुआ, यूएसएसआर का जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है इन दी 1980s, दैट वाज स्टिल समवेयर अराउंड दी 1950s लेवल। मतलब उनका ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं था। ओके अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट्स एन एसेंशियल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सीवेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल्सो परटेन्स टू दी लॉजिस्टिक्स। आपके पोर्ट्स कैसे हैं, पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम क्या है, व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम ऑफ अ पोर्ट। पोर्ट में जब शिप लगती है आपकी, और शिप जो है वो कितने देर में या कितने दिन में अपना जो कार्गो है उसको अनलोड करके आगे बढ़ सकता है। So this is also important and this is a factor for what? This is a factor for FDI. पहले जो एक आता था वर्ल्ड बैंक का, ease of doing business, do you guys remember that? Ease of doing business, उसमें ये देखा जाता था इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बाद में बंद हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिकॉज ब्राइबरी का चार्जेस था, चाइना उसको ब्राइब करता था वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव्स को चाइना ब्राइब करता था। लेकिन जब प्रेजेंट था, व्हेन इट वाज प्रेजेंट, तब उस समय इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एफडीआई, और उसको देख के पीपल यूज टू इन्वेस्ट इन कंट्रीज। उसमें एक बड़ा फीचर क्या था, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, कितना बिजली आप बना सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स यू इन डेवलपिंग एफडीआई, इन अट्रैक्टिंग एफडीआई। ओके और एफडीआई होता क्या है, व्हाट इज एफडीआई? इज इट अ डेट क्रिएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट? द आंसर इज इट इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब एफडीआई आता है आपकी इकोनॉमी में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या होता है, वो बिजनेस करने लोग आते हैं, प्रॉफिट बनाने, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाने आते हैं। और एफडीआई इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट। और ये क्वेश्चन था 2020 के प्रीलिम्स का। ओके और एफआईआई जो है और एफपीआई, ओके, दिस लीड्स टू मोर ऑफन देन नॉट इन क्रिएशन ऑफ डेट। भाई क्वेश्चन टफ था, दिस वाज अ टफ क्वेश्चन बिकॉज दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एनी रूटीन प्रिपरेशन सोर्स। ना ही मृणाल में है, ना ही इसमें है संजीव वर्मा में है, ना ही आपके रमेश सिंह में है। ये पता है कहाँ मिला था, वर्ड टू वर्ड दिस वाज फाउंड इन उमा कपिला। लेकिन उमा कपिला जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लड़के छोड़ के कोई नहीं पढ़ता है। अब पढ़ने मत लग जाना उमा कपिला, एक क्वेश्चन के लिए आपको 700 पन्ने की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो एफडीआई जो है हमेशा याद रखना, इट्स अ नॉन डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट मोर देन 10%। 10% से ज्यादा जब कोई कंपनी, कोई बाहर की कंपनी इंडियन इकोनॉमी या इंडियन बिजनेस में इन्वेस्ट करती है एंड इट अक्वायर्स मोर देन 10% ऑफ द कैपिटल, इसका मतलब है इट इज हेयर टू डू लॉन्ग टर्म बिजनेस। वेयर एज एफआईआई और एफपीआई जो है, यस यू आर करेक्ट, हॉट मनी। हॉट मनी होता क्या है, हॉट मनी मतलब कि आपने इन्वेस्ट किया 10% से नीचे जस्ट टू मेक प्रॉफिट, फ्रॉम द सोल पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, नॉट टू create any kind of jobs, not to create any kind of business. Which is better for the economy in the long run, FII, FPI या FDI? FDI, the answer is FDI. Okay, ऑल राइट। तो एफआईआई क्या होता है, आई जस्ट इन्फॉर्म यू कि डेट कैसे क्रिएट करता है। सी एफआईआई में क्या होता है कि जैसे आपने इन्वेस्ट किया, सपोज आपने इन्वेस्ट किया, यू आर नॉट गेटिंग अ कंट्रोलिंग स्टेक, यू आर नॉट गेटिंग अ कंट्रोलिंग स्टेक इन दी बिजनेस। आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा मौके की तलाश में हो
जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ओके एक सर्टेन लेवल तक बढ़े और आप फिर क्या करो, उसको डंप कर दो। बिकॉज एफडीआई में क्या होता है, यू गेट अ सीट एट द बोर्ड, यू गेट अ कंट्रोलिंग शेयर, और उसके लॉज डिफरेंट होते हैं। जब आप कंट्रोलिंग शेयर अक्वायर करते हो तो यू कैन नॉट डंप एंड एग्जिट, वेयर एज जब आप एफआईआई या एफपीआई में आते हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करते हो विच इज लेस देन 10%, तो वहां पर जो लॉज है, वहां पर जो रेगुलेशन है, वो आपको अलाउ करते हैं डंप एंड एग्जिट करने के लिए। ओके, सो that's why this is problematic, okay, and this creates a situation of debt for the company. उसके बाद एफडीआई जो है, ओके, एफडीआई के केस में हम क्या बोलते हैं, एसेट क्रिएशन होता है। बिकॉज जब आप उतना पैसा इन्वेस्ट करते हो, यू ब्रिंग द एक्सपर्टीज, बिकॉज यू वांट द बिजनेस टू सक्सीड, तो आप एक्सपर्टीज लेके आते हो बाहर से, आप कैपिटल, एडिशनल कैपिटल वो भी लेके आते हो, एक्सेस टू एडिशनल कैपिटल, वेयर एज दिस सेम सिचुएशन इज नॉट इन एफआईआई और एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज वहां डंप एंड रन, इन्वेस्ट, मेक मनी, डंप एंड रन, ये वाला सिचुएशन रहता है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का? इट enhances प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या क्या हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर में? ब्रिजेस, हाईवेज। अब हाईवेज का एग्जांपल देख लो, मुंबई टू पुणे, पुणे में एक कंपनी है विच वांट्स टू सेंड इट्स गुड्स टू द मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भेजना चाहता है, उसको पुणे से आपने बहुत अच्छी रोड दे दी, हाईवेज दे दिया, ओके, और उसने क्या किया, 2 दिन में पहुंचा दिया अपना सामान, और उसके बाद उसको नए ऑर्डर आने लगे, इट इज एबल टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस, तो वो क्या करेगा, पुणे में और इन्वेस्ट करेगा कि यार ठीक है, यहां पर मैं और इन्वेस्ट करता हूं, मैं नई फैक्ट्री बना लेता हूं, बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां का पुणे का डेवलपमेंट हुआ। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल वेस्ट कैलकाटा पोर्ट, आपने बहुत अच्छा कर दिया, कैलकाटा पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम उसको आपने कम कर दिया, तो आसपास वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। वाई? बिकॉज कैलकाटा पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो गया, तो हम कैलकाटा पोर्ट को यूज करके बिजनेसेस जो है अपना जो टोटल जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकती है। ओके, अर्बन वर्सेस रूरल, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बाय नेचर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इट टेंड्स टू बी मोर डेवलप्ड। व्हाई? बिकॉज अर्बन एरियाज में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट यूज टू बी, दैट इज कंसंट्रेटेड। ओके, लार्ज पॉपुलेशन सेंटर्स होते हैं अर्बन एरिया में, तो इट मेक्स मोर सेंस टू मेक द मेट्रो इन मुंबई रादर इन सम विलेज ऑफ महाराष्ट्र, बिकॉज उसको यूज करने वाले ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, इट लीड्स टू ऑप्टिमाइजेशन, इट लीड्स टू व्हाट, ऑप्टिमाइजेशन। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम कभी कभार लैग भी करता है, आपने देखा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में स्पेशली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ऑप्टिमम, और उसके वजह से एग्रीकल्चर सफर्स। अगर किसान जो है उसको मंडी जाने के लिए 2 से 3 दिन लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, तो उसका इंपॉर्टेंट डेज, उसका क्रूशियल टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, ही इज वेस्टिंग हिज क्रूशियल टाइम इन ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द मंडी, और वही टाइम को हो सकता था वो बचा के किसी और वेंचर में लगाता, तो एडिशनल जीडीपी जो है वो हमारी बढ़ती। सो इट हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। आप एक रोड बनाते हैं, एक हाईवे बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, वाटरवे डेवलप करते हैं, इट हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। डोमिनो देखा है, डोमिनो कैसे होता है, एक को पुश करोगे तो सब गिरते जाता है। उसी तरीके से आपको सामने से नहीं दिखेगा कि रोड बन गया तो इसका फायदा क्या हुआ,
लेकिन जब उस पे किसान अपना सामान मंडी तक जल्दी पहुंचाने लगे और वापस आने लगे टाइम पे, और फिर उस टाइम को बचा के ही इज एबल टू इन्वेस्ट इन मे बी सम एनिमल हस्बेंड्री, मे बी सम फिश फिश प्रोडक्शन, तो छोटा छोटा फार्मर ये करते जाएगा बिकॉज ऑफ दैट वन रोड। और जब वो कंपाउंड हो जाएगा तो द जीडीपी जो है इट स्टार्ट्स गोइंग अप। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में। प्लीज ध्यान देना, इसका एक एमसीक्यू हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 प्रीलिम्स का ये थीम है। अब टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में आते हैं तो क्या क्या होता है। तो कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, दिस रेफर्स टू टेक्नोलॉजी दैट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। आप क्या कर रहे हो, कैपिटल यूज करके टेक्नोलॉजी को ऑगमेंट कर रहे हो। ऑगमेंटेशन मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन। ओके, मोर एफिशिएंट मशीनरी, मोर एफिशिएंट सॉफ्टवेयर्स, जिससे कैपिटल गुड्स जो है आपके ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे विदाउट नेसेसरली इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कैपिटल ऑगमेंट करते हैं, कैपिटल ऑगमेंट करके टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करते हैं, तो उससे लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है, नेसेसरली इंक्रीज नहीं होती है, इट माइट इंक्रीज और इट माइट रिमेन द सेम। एग्जाम्पल के तौर पे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहां पर क्या है कि कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम अ नॉर्मल हार्डवेयर बेस्ड स्टोरेज, जो बड़े बड़े नहीं होते, बड़े बड़े जो हार्डवेयर आप यूज करते हैं कंपनीज में, उससे हटके क्लाउड बेस्ड सर्विसेज पे चले गए। तो वहां पर क्या होगा, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स, और जो कंपनी है उसका प्रॉफिट ओवर टाइम बढ़ जाएगा। आपने कैपिटल यूज करके क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्सक्रिप्शन खरीदा, यस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आपने कैपिटल यूज करके, आपने अपने कैपिटल को यूज करके ऑगमेंट किया अपना टेक्नोलॉजी, और उससे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट विल इंक्रीज। रिन्यूएबल एनर्जी टेक, आपके बिजनेस में आप 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए बिजली का किराया देते थे, आपने क्या किया, कैपिटल यूज करके, आपने कैपिटल यूज करके क्या किया कि उसको सोलार कर दिया पूरे। उसको आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया, 25 लाख 30 लाख इन्वेस्टमेंट किया आपने, और इन्वेस्टमेंट करके आपने सोलार कर दिया, लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। यहां पर एक बात बताओ, क्या लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई क्लाउड लेने से और रिन्यूएबल एनर्जी करने से? लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई? यस, इट हैज रिमेन द सेम, इट रिमेन्ड द सेम। Now coming to capital reducing tech progress. This involves technological developments that reduces the amount of capital required to produce the same level of output. मतलब आप कुछ ऐसा टेक यूज कर रहे हैं जिससे आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने में वो डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग जो है, इट्स अ कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट। ओके, इसमें आपने किया क्या, 3D प्रिंटर मंगाया, गुड फॉर इकोनॉमी, यस, नो, नॉट बैड फॉर लेबर पर से। आपने अपने अपने बिल्डिंग का, अपने बिजनेस के बिल्डिंग को सोलार कर दिया, तो आपने किसी को फायर किया क्या उसके लिए? आपने किसी को फायर नहीं किया। एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आपने किसी को फायर नहीं किया। आपने अगर क्लाउड बेस्ड सर्विस पे आप चले गए तो क्या आपने किसी को फायर किया? माइट हैपन, इट माइट नॉट हैपन। सो इट इज नॉट इंट्रिंसिकली बैड फॉर लेबर, बट इट डज नॉट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, बट इट डज नॉट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जैसे 3D प्रिंटिंग आपने किया, 3D प्रिंटिंग आपने किया तो उससे क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो आपका कॉस्ट के टर्म्स में नीचे आ गया।
उसके बाद आपने मोबाइल बैंकिंग और फिनटेक पे किया। तो यस, यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि इट माइट लीड टू दी रिडक्शन ऑफ लेबर ऑल्सो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर आप फोन करोगे, आज के डेट में आप अगर फोन करोगे एचडीएफसी को, तो एचडीएफसी को फोन करोगे, वहां पर आपको एआई विल पिक अप योर फोन, नॉट अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। और एआई आपसे बोलेगी प्लीज टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, और जो आप प्रॉब्लम बोलोगे वर्ड्स जो हैं उसको वीव करके दे विल टेल यू अ सोल्यूशन। तो इसका मतलब दे हैव डन कॉस्ट कटिंग समवेयर, और कॉस्ट कटिंग कहां पर है? लेबर में। ठीक है। दूसरी चीज है मोबाइल बैंकिंग एंड फिनटेक। मोबाइल बैंकिंग एंड फिनटेक में हमने क्या देखा कि जो फिजिकल बैंक है, ब्रांचेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको रिड्यूस, ओके, उसको रिड्यूस करने का हमें हमें देखने को मिला कि यू डू नॉट रिक्वायर फिजिकल ब्रांचेस। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल ब्रांच, वो सारा मोबाइल पे होता है। ओके, तो इट्स कैपिटल ऑगमेंटेशन एंड कैपिटल रिडक्शन, इट माइट नॉट लीड टू जॉब क्रिएशन, लेकिन इट ऑल्सो माइट लीड, माइट है, विल नहीं बोला है मैंने, माइट है। जैसे अभी एग्जांपल दिया इन्होंने कि 3D प्रिंटिंग जो है उसमें आपने ट्रेडिशनल वेल्डर को जरूर फायर कर दिया, लेकिन आपको 3D इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी। आपने एआई बेस्ड, आपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनाया, यू विल फायर द कस्टमर केयर एम्प्लॉइज, लेकिन यू विल हायर एआई इंजीनियर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कैपिटल ऑगमेंटेशन होगा, जैसे जैसे कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा, द लेबर हैज टू कंटिन्यूअसली अपडेट इटसेल्फ। स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के डेट में अगर आप एआई के थ्रू देखो, एआई के थ्रू हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे जॉब्स जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट, जैसे यूआई डेवलपमेंट, यूएक्स डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एआई जो है वो टेक ओवर कर रही है। तो आपको क्या करना है? एआई से एक कदम आगे चलना है। सो यहाँ माइट बड़ी वर्ड है। हो सकता है कि आपने अपना ये जो सोलार कर दिया पूरे घर को, तो पावर कंपनी उसका प्रोडक्शन डाउन हो गया और वहां पर उन्होंने लोगों को फायर कर दिया। तो दैट इकोनॉमी हमेशा कैस्केडिंग इफेक्ट में चलता है। आपके एक चीज से, आपके एक डिसीजन से सामने वाला बिजनेस इट माइट गेट इम्पैक्टेड, और फिर सामने वाले बिजनेस के एक डिसीजन से दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, चौथा बिजनेस और पूरी इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, यहां समझो व्हाट आई एम सेइंग। इंडिया ने डसॉल्ट डसॉल्ट रफेल खरीदा था ना, तो डसॉल्ट रफेल बंद होने वाला था, डसॉल्ट कंपनी जो है वो बंद होने वाली थी। इंडिया ने $4 बिलियन का ऑर्डर दिया कि मुझे चाहिए $4 बिलियन वर्थ ऑफ जेट्स। तो डसॉल्ट कंपनी के पास $4 बिलियन आए, और $4 बिलियन जब आए उसके पास, तो इट वॉज एबल टू हायर मोर पीपल, इट वॉज नॉट फोर्स्ड to close its factories, it was able to run its factory from that $4 बिलियन that India paid। तो यहां पर क्या हुआ? एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। इंडियन इन्वेस्टमेंट की वजह से फ्रेंच इंडस्ट्री इज रनिंग, लेकिन फॉर एग्जांपल फ्रेंच इंडस्ट्री में, डसॉल्ट में ही अगर हम पार्ट्स असेंबल करने के लिए कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी ले आए और कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी ले आए, तो हो सकता है माइट, अगेन नॉट विल बट माइट लीड टू रिडक्शन इन लेबर। वी हैव टू डिस्कस दिस ऑन अ केस बाय केस बेसिस। हम एक जनरल थ्योरी नहीं बना सकते हैं दैट ओके कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा इन टेक्नोलॉजी तो इट इज गोइंग टू किल द लेबर। ऑलराइट, बहुत सारी चीजें होती हैं। देयर इज अ ह्यूमेन एस्पेक्ट एज वेल इन द इकोनॉमी, देयर इज अ ह्यूमेन एस्पेक्ट एज वेल। सरकार नहीं फायर करेगी। अगर सरकारी डिस्कॉम्स को, ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वहां पर अगर घाटा हो रहा है, फिर भी सरकार नहीं करती है जनरली। बट दैट इज हाउ द पब्लिक सेक्टर वर्क्स। इट इज नॉट प्रॉफिट ड्रिवन, इट इज वैल्यू ड्रिवन। तो वहां पर हम जो है, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, एज यू आर अंडरस्टैंडिंग हियर, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं विच आर परमानेंट, और वो बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं।
अब हम आ जाते हैं तीसरे टाइप के प्रोग्रेस में, दैट इज लेबर ऑगमेंटेशन। इसमें होता क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरा सा मैं अभी इसको मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेबर। आपका जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, आपने अपने एम्प्लॉइज को किसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का कूपन दिया कि भाई जाके सीख के आओ, जाके हार्वर्ड चले जाओ, हार्वर्ड में जाके एमबीए कराओ और उसके बाद कंपनी में वापस आना। तो ये क्या हो रहा है? लेबर ऑगमेंटेशन हो रहा है। आपका जो ऑलरेडी प्रेजेंट लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। दूसरा, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। आपके एम्प्लॉयज जो हैं, आप 8 घंटे का जॉब में 2 घंटे मैनुअल टाइपिंग करते थे या मैनुअल प्रोसेस करते थे, और मैनुअल प्रोसेस को आपने क्या किया? ऑटोमेशन कर दिया, तो 2 घंटे फ्री हो गए। और 2 घंटे जो फ्री हुए उससे आपका लेबर इनोवेशन कर रहा है, आपको बता रहा है नई नई चीजें हम क्या कर सकते थे। जो 2 घंटे वो टाइप करके बिता रहा था बकवास चीज, अब क्या कर रहा है? इट इज इन्वेस्टिंग इन द इनोवेशन। सो इससे क्या हो रहा है? लेबर ऑलरेडी, जो प्रेजेंट लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। एग्रीकल्चरल मशीनरी, okay, so this might be termed as a labor augmentation, जहां पर आपका जो लेबर है, आपका जो लेबर है वो ऑगमेंट हो रहा है। आप जो काम 15 दिन में कर रहे थे, अब आप वो काम 3 दिन में कर रहे हो। लेकिन दिस कैन ऑल्सो बी सॉर्टेड इन द कैपिटल ऑगमेंटेशन, जहां पर आप क्या कर रहे हो कि जो आपका कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करके आप जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ले रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो, ये आपका प्रेजेंट लेबर को घटा रहा है, उसको प्रोडक्टिव बना रहा है। सो ये इट कैन बी स्लॉटेड इन दी लेबर ऑगमेंटेशन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। दिस इज अ क्वेश्चन, द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लाउ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, टाइम लेके पढ़ो। ये पूछ क्या रहा है? सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लाउ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्जाम्पल किस चीज का है? लेबर ऑगमेंटिंग टेक प्रोग्रेस, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक प्रोग्रेस, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक प्रोग्रेस। यहां पर समझो, इज इट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेबर? आपने क्या किया? वुडन प्लाउ की जगह स्टील प्लाउ खरीद लिया, आपने वुडन प्लाउ की जगह स्टील प्लाउ खरीद लिया, तो बताओ है क्या? Is it labor augmentation technological progress? The answer is no. Okay, the answer is no. Substitution of steel, okay, for wooden plow. ध्यान से सोचो, जब आपने स्टील का, ओके, आपने क्या किया? स्टील का प्लाउ लिया, ऑलराइट, यू टुक अ स्टील प्लाउ, और उसको क्या किया? ऑलराइट, उसको क्या किया आपने? वुडन प्लाउ को रिप्लेस कर दिया, वुडन प्लाउ को रिप्लेस कर दिया, तो उससे क्या होगा? ओके, आंसर विल बी बी, कैपिटल ऑगमेंटेशन। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। आई विल सेंड अ न्यू डॉक्यूमेंट, डोंट वरी, उसमें करेक्ट रहेगा। सो कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। हाउ? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि मैंने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया था। ओके, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया था और उसी में प्रॉब्लम आ गई थी। एनीवेज, कोई बात नहीं, इसका आंसर बी होगा। यहां पर आप देखो, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक प्रोग्रेस, इसमें होता क्या है? आप क्या कर रहे हो? कैपिटल यूज कर रहे हो, जस्ट गो बैक, यू आर यूजिंग द कैप, ओके, आप जो कैपिटल यूज करके ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हो दैट विल इंक्रीजेस, ओके, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, करेक्ट? लेबर ऑगमेंट हुआ कहां? लेबर तो सेम है, लेबर इज सेम, लेबर का स्किल कहां डेवलप हुआ? यहां पर आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की, आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की, उसके उससे क्या हो रहा है? आपका जो कैपिटल है उसका प्रोडक्टिविटी वो बेटर हो रहा है। और ये कर क्या रहा है? जब आपने स्टील प्लाउ, जब आपने स्टील प्लाउ यूज किया इंस्टेड ऑफ वुडन प्लाउ, उससे हो क्या रहा है? उससे जो है आपका एग्री प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेबर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है?
उससे क्या हो रहा है, आपका एक कैस्केडिंग इफेक्ट में स्टील प्रोडक्शन इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज, है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ आप स्टील प्रोडक्शन को भी इंकरेज कर रहे हो। मेटल वर्सेस वुड, ओके, वुड जैसे खराब हो जाता है, आप वुड जो है वो ज्यादा आप उसको मारो जमीन पे, वो ज्यादा अंदर तक नहीं जा पा रहा है, बट यू आर यूजिंग अ स्टील प्लाउ। आप जो है, आप एक स्टील प्लाउ को यूज कर रहे हो, ठीक है, आप स्टील प्लाउ को यूज कर रहे हो, तो उससे क्या है, वो ज्यादा अंदर तक जा रहा है। स्टील प्लाउ को यूज कर रहे हो, आप मार रहे हो जमीन पे, आप खोद रहे हो जमीन, तो वो क्या कर रहा है, ज्यादा अंदर तक जा रहा है। आपका वुडन प्लाउ जो है, यस डीप टिलेज हो रहा है, एफिशिएंट है, अगर आप मार रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, आप यू आर, यस लॉन्जेविटी भी है एक फैक्टर, इट्स अ ड्यूरेबल इक्विपमेंट एज वेल। तो यहाँ लेबर ऑगमेंट नहीं हो रहा है, लेबर सेम है, यस एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें है क्या, इट्स अ कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक प्रोग्रेस। यहां पर एक और चीज हो रही है कि आपने जब स्टील खरीदा तो अनइंटेंशनली, ओके यस, अगर यहां पर ट्रैक्टर होता तो लेबर भी ऑगमेंट हो जाता, हम ये कह सकते हैं मशीनरी, लेबर भी ऑगमेंट हो जाता। अगर स्टील आपने खरीदा, स्टील प्लाउ, तो आप स्टील प्रोडक्शन भी आप इंक्रीज कर रहे हैं साइड बाय साइड, ठीक है। देन हम यहां क्या देख रहे हैं, हम यहां क्या देख रहे हैं कि ये बोल क्या रहा है, पहले देखो, अगर आंसर कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक प्रोग्रेस है, तो दिस रेफर्स टू टेक्नोलॉजी दैट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदी बाय बाइंग दैट स्टील प्लाउ, जिससे क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ओके। अब यहां देखो कैपिटल रिड्यूसिंग में, इसमें वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो रिड्यूस कर रहा है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, विच इज मोर एक्सपेंसिव, वुडन प्लाउ और स्टील प्लाउ। वुडन प्लाउ एक्सपेंसिव है या स्टील प्लाउ एक्सपेंसिव है? द आंसर इज स्टील प्लाउ, तो वो कैपिटल रिड्यूसिंग टेक होगा, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा। द आंसर इज नो, ओके, द आंसर विल बी नो, इट इज हार्डर टू मेंटेन। स्टील प्लाउ जो है वो क्या होगा, वो मेंटेनेंस में उसको आपको उस पे वुडन प्लाउ पे कुछ नहीं करना है, स्टील प्लाउ पे आपको मे बी यू रिक्वायर अ वेल्डर, यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ स्किल टू ऑपरेट दैट, उसको मेंटेन करने के लिए स्किल्ड इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी कंपैरेटिवली वुडन से। तो यहाँ कैपिटल रिडक्शन नहीं हो रहा है, ओके, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन यहां पर जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू वी वेर एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आपने मारा एक बार वुडन से, वुडन प्लाउ से जमीन पे, और उसके बाद आपने स्टील प्लाउ से मारा, उन दोनों के कंपैरिजन में स्टील इज गोइंग टू डू द बेटर जॉब, आपको ज्यादा जमीन खोद के देगा, तो इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, लेकिन फिर भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी मोर। आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, लेकिन उससे आपको प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज मिल रहा है। और यहां पर क्या है, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक प्रोग्रेस क्या होता है, ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जहां पर आपका कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा है कैपिटल रिड्यूस। आप जो है स्टील खरीद रहे हैं तो इट विल बी मोर ऑन दी मोर एक्सपेंसिव साइड, तो कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज। और लेबर ऑगमेंटेशन, आपने पता है ऐसा टेक जो लेबर की प्रोडक्टिविटी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा रहा है। द आंसर इज नो, लेबर की प्रोडक्टिविटी सेम है, ओनली द इंप्लीमेंट इन हिज हैंड और हर हैंड इज इंक्रीजिंग द ओवरऑल आउटपुट, तो ये नहीं होगा, ओके। आंसर विल बी कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक प्रोग्रेस, ओके। आई जस्ट सेंड यू एन अपडेटेड डॉक्यूमेंट, ये आई थिंक थोड़ा सा ना क्या हुआ था कि इसको इधर डाल दिया था, इसको इधर डाल दिया था, वो नहीं होता थोड़ा स्मार्ट बनने में कि आई विल, जिसको वर्बैटिम, किन्हीं किन्हीं को ना वर्बैटिम याद होता है कि इस साल का 2015 प्रीलिम्स का ये रहता है, ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो दिस वी कैन डू इन द 2:30 वाला, 2:30 वाले में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद पुअर्टी एस्टिमेशन मेथड्स, उसमें आपको एनएसओ, ऑलराइट, इस सब के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको कंजम्पशन मेथड, जीडीपी वगैरह, कंजम्पशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है। सो कैन वी मीट एट 2:30? अब आपका वैसे भी समय खत्म हो गया।